जिसे मायके ने ठुकराया, ससुराल ने बेटी बना कर रखा। लेकिन एक रात खुला एक ऐसा राज जिसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। शाम के 7 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। राधिका अपने 7 साल के बेटे आरव का हाथ पकड़े मायके के दरवाजे पे खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। आँखों में आंसू थे और दिल में बस एक आखिरी उम्मीद बची थी। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने उसका बड़ा भाई खड़ा था। उसने राधिका को देखा, फिर बच्चे की ओर देखा और बिना किसी अपनापन के बोला, अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? राधिका ने धीमी आवाज़ में कहा, भैया, मैं बस 2 दिन के लिए रहने आई हूँ, रहने दो, फिर मैं कहीं और चली जाऊँगी। इतने में अंदर से भाभी की तेज़ आवाज़ आई, किससे बात कर रहे हो? अगर राधिका आई है तो साफ मना कर दो। शादी के बाद लड़की का घर मायका नहीं ससुराल होता है। राधिका का दिल टूट गया। तभी उसकी माँ दरवाजे तक आई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटी और बहू के सामने वे कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने बस चुपचाप अपनी बेटी का सिर सहलाया और नजरें झुका ली। राधिका समझ गई कि आज उसका अपना घर भी उसके लिए पराया हो चुका है। वह बिना कुछ बोले वहां से लौट गई। बारिश और तेज हो गई। सड़क सुनसान थी। आरव ठंड से कांप रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उनकी ओर आई। राधिका ने किसी तरह बेटे को खींचकर बचाया, लेकिन उसका पर्स सड़क पर गिर गया। कार रुकी भी नहीं और आगे निकल गई। राधिका किसी तरह रात में अपने ससुराल पहुंची। उसके मन में डर था कि शायद यहाँ भी उसे ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसकी सास ने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। बहू, पहले अंदर आओ, बाकी बातें बाद में होंगी। ससुर ने तुरंत तौलिया लाकर दिया और आरव को गोद में उठा लिया। उस रात पहली बार राधिका को महसूस हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। दिन बीतने लगे, लेकिन एक बात राधिका को बार-बार परेशान करती थी। हर महीने की 5 तारीख को उसके सास-ससुर कहीं चले जाते थे और देर रात लौटते थे। वे कभी नहीं बताते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक दिन राधिका ने तय किया कि वह इस रहस्य को पता लगाएगी। रात के 9 बजे दोनों घर से निकले। राधिका चुपचाप उनके पीछे-पीछे चल पड़ी। काफ़ी दूर जाने के बाद वे शहर के पुराने अनाथालय पहुँचे। राधिका ने देखा कि उसकी सास बच्चों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और ससुर उनकी पढ़ाई का खर्च दे रहे थे। दोनों बच्चों से ऐसे मिल रहे थे जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। तभी अनाथालय की एक छोटी बच्ची दौड़कर आई और सास से लिपट गई। उसने कहा, दादी, आप इस बार देर से आईं। राधिका यह देखकर भावुक हो गई। घर लौटने के बाद भी उसके मन में बस एक सवाल था, आखिर हर महीने यही क्यों आते हैं? अगले दिन अलमारी साफ करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर हमारी बहू कभी इस घर में आए तो उसे बेटी से ज़्यादा प्यार देना।
क्योंकि हम अपनी बेटी को खो चुके हैं। राधिका की धड़कनें तेज हो गईं। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि उनकी इकलौती बेटी प्रेम विवाह करके घर छोड़ गई थी। जाते समय उसने कहा था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद वर्षों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। दर्द से टूट चुके सास-ससुर ने उसी दिन तय किया कि वे हर महीने अनाथ बच्चों की सेवा करेंगे ताकि उन्हें अपनी बेटी की कमी कभी महसूस ना हो। राधिका डायरी पढ़ते-पढ़ते रो पड़ी, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। उसी रात लगभग 12 बजे किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। इतनी रात को कौन हो सकता था? ससुर ने दरवाजा खोला। सामने एक घबराई हुई महिला खड़ी थी। उसके साथ करीब 16 साल की एक लड़की भी थी। महिला रोते हुए बोली, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। यह वही बेटी थी जो 15 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। पर पूरा घर स्तब्ध रह गया। सास अपनी बेटी को देखते ही फूट-फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी बेटी ने कांपती आवाज में कहा, मैं अकेली नहीं आई हूँ माँ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो आप सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना सुनते ही बाहर जोर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। घर के बाहर 3 लोग उतर चुके थे। राधिका ने खिड़की से झांका तो देखा कि वे लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं से शुरू हुआ वह सच जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। घर के बाहर 3 लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। घंटी लगातार बज रही थी। ससुर ने धीरे से सभी को शांत रहने का इशारा किया। राधिका ने आरव को अपनी गोद में छिपा लिया। सास अपनी बेटी का हाथ पकड़े कांप रही थी। दरवाजे खुलते ही उन लोगों में से एक बोला, वो औरत यहीं आई है, उसे हमारे हवाले कर दो। उसके पापा ने कहा, यह मेरा घर है, यहाँ बिना किसी वजह के किसी को आने की इजाज़त नहीं है। इतने में उनकी बेटी रोते हुए बोली, पापा, ये लोग उस आदमी के साथी हैं जिसके साथ मैं घर छोड़कर गई थी। उसने मेरे नाम पर कर्ज लिया, मेरे सारे गहने बेच दिए और जब मैंने विरोध किया तो मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह अपनी बेटी को वहाँ से लेकर भागी हूँ। यह सुनकर राधिका की आंखें भर आई। बाहर खड़े लोग जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करने लगे। तभी पड़ोसी शोर सुनकर बाहर निकल आए। ससुर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। पूछताछ शुरू हुई। बेटी ने वर्षों से अपने साथ हुई घटना का विरोध बता दिया। उसके पास कुछ पुराने दस्तावेज और मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी थी, जिसने सच सबके सामने ला दिया। तीनों लोगों को पुलिस अपने साथ ले गई। घर में पहली बार सन्नाटा था, लेकिन इस बार डर नहीं, राहत था। सास अपनी बेटी के सामने बैठी और बोली, तुमने इतनी बड़ी तकलीफ अकेले कैसे सह ली? बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी। सास ने उसे सीने से लगा लिया। माँ बाप नाराज हो सकते हैं, लेकिन अपनी संतान से प्यार करना कभी नहीं छोड़ते। राधिका यह सब देखकर सोचने लगी कि जिस मायके ने उसे ठुकरा दिया था, उसी ससुराल ने 2-2 बेटियों को अपना लिया। अगले दिन राधिका के भाई और भाभी को सारी बात पता चली। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पहली बार ससुराल आए। भाई ने झुकी हुई नज़रों से कहा, राधिका, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया।
राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रिश्ते माफ़ी से बचते हैं, अहंकार से नहीं। मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन उम्मीद है अब किसी बेटी को उसके सबसे मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ोगे। भाई की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद पूरे घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन गईं। सास ससुर ने अपनी दोनों बेटियों और दोनों नातिनों के साथ नई शुरुआत की। राधिका ने उस दिन अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, मायका जन्म देता है, ससुराल नया जीवन देता है, लेकिन असली घर वही होता है जहाँ मुश्किल समय में कोई अपना हाथ थाम ले। कहानी का अंत इसी सीख के साथ हुआ कि हर ससुराल बुरा नहीं होता और हर मायका हमेशा साथ नहीं देता। इंसान की पहचान उसके रिश्ते नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उसके साथ व्यवहार से होती है। समाप्त। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक